वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके, आप लोग की पढ़ाई हो रही है सही से? यस सर। ओके, सो आज की क्लास तो डाउट क्लास है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मोशन चैप्टर जो फिजिक्स का रह गया था, फिजिक्स के चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। सर इसके सर पीवाईक्यू सर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। पीवाईक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे, घबराओ मत, आज सारी चीजें हो जाएगी, घबराओ मत, ठीक है। ये देखो, पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और जो एक डीपीपी थर्ड रह गई है उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। अस्सलाम सर। वालेकुम। चलो, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट नाउ। सो एक बार मैं स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिव्यू दे दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था पहले, ठीक है। 5 मिनट में, तब तक सारे बच्चे भी आ जाएंगे। ओके, सो मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोगों ने मोशन में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज इन मोशन। रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन किया था, ठीक है। हमने कहा था रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता, वो रिलेटिवली रेस्ट में होता है और रिलेटिवली मोशन में होता है। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में देखा था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, दो दो स्ट्रेट लाइन से, यानी मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, आ रहा है समझ में, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में हमने पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। फिर हमने कहा था देखो, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा हमने डिस्कस किया था ना। वेक्टर अलजेब्रा ऐसा अलजेब्रा जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। और स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करती है, जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं नॉर्मल अलजेब्रा। आ रहा है समझ में, ये हमने डिफरेंसेस देखे थे। फिर हमने कहा था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा, ठीक है। यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ी आएगी, डिस्टेंस हमेशा बड़ी आएगी। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट एवरेज वेलोसिटी। इस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए थे, एवरेज वेलोसिटी, या फिर आप स्पीड कह ले। मैंने सिचुएशन बताई थी कब स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशन मोशन के लिए, फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड वन डायरेक्शन मोशन, एक ही दिशा में वन डायरेक्शन मोशन के लिए, इस सिचुएशन में क्या होता है, स्पीड जो है वो वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ठीक है। और इसके बजाय कोई सिचुएशन अगर और होगी तो वहां पे स्पीड वेलोसिटी के बराबर नहीं। और हमने फिर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस के प्लेस पे आप डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं वेलोसिटी के लिए। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, सबके साथ ये प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो ये है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। फिर हमने कहा था लेकिन अगर आप बात कर लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और स्लोली 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 अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ वी कर देता है। जैसे एक व्हीकल है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रही है, तो 10 से 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते चली गई, मान लीजिए 90 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इस केस में आप सेम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, वो आसानी से ऐसे निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ स्पेसिफिक है, इसी सिचुएशन में मिलेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, ठीक है। एवरेज ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक। आ रहा है समझ में। तो यहाँ तक था एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। देन हमने स्टार्ट किया था थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, और सेकंड के बाद फिर हमने थर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हमने कहा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, एक्सिलरेटेड मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, फाइनली वी वेलोसिटी तक पहुंचता है, और यू से वी वेलोसिटी होने में मस्ट है कोई ना कोई टाइम लगा होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन आया होगा, और अगर ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी तक पहुंच रहा है, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव करते समय कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करेगा। और हमने कहा था ये 5 जो होते हैं ना, पैरामीटर्स ऑफ मोशन होते हैं, इसके रिस्पेक्ट में मोशन को डिफाइन किया जाता है, और इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट रिलेशन है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सेकेंड रिलेशन है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थर्ड रिलेशन है, यानी थर्ड रिलेशन है पैरामीटर्स ऑफ मोशन के बीच में। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और कौन सा मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लोली स्लोली इंक्रीज करनी चाहिए, सडन चेंज नहीं आना चाहिए, सडन चेंज। सडन चेंज आएगा तो फिर आप इसे, इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो थर्ड सिचुएशन हो गई, थर्ड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फोर्थ पार्ट हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस में हमने कौन कौन से कर्व कंसिडर किए थे, हमने कहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लो, या डिस्टेंस टाइम के प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। 3 टाइप्स के कर्व हमने कंसिडर किए थे, एक बिल्कुल इस तरह से, एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन, और एक इस तरह से कर्व, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम। तो आप डिस्टेंस कह लो या डिस्टेंस टाइम कह लो या डिस्प्लेसमेंट टाइम कह लो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हो जाएगा तो इसका आंसर स्पीड, जो हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का केवल और केवल स्लोप एग्जिस्ट करता है, एरिया अंडर द कर्व नहीं निकालते हैं इसका, सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालते हैं। और ये स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्पीड आएगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी आएगी, ठीक है। और हमने कहा था स्ट्रेट लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में, जब स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप सेम होता है। तो स्लोप सेम होने का क्या मतलब है, स्लोप सेम होने का मतलब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। और यहाँ देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस हमारा वही है, तो हम कहते हैं यहाँ स्पीड जीरो है, यहाँ स्पीड क्या है, जीरो। और आप ये भी देखोगे एक्स एक्सिस के साथ एंगल यहाँ जीरो, थीटा जीरो तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। इसी तरह से यहाँ पे आप एंगल निकालने की कोशिश करोगे, स्लोप की वैल्यू थीटा, थीटा से tan थीटा आएगा, तो थीटा की वैल्यू हर एक प्लेस पे सेम है, हर एक प्लेस पे कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ देखो स्लोप बदल रहा है, एंगल बार बार बदल रहा है, ये थीटा कुछ और है, ये थीटा कुछ और है, ठीक है। ये थीटा 1, ये थीटा 2, दोनों थीटा अलग अलग है, तो हम कह रहे हैं स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है स्पीड, तो यानी स्पीड चेंज हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसी तरह से हमने सेकंड ग्राफ के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमने दो चीजें ले ली थी, हमने कहा था कि एक ग्राफ आप ऐसे ले लो कांस्टेंट वाला, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम, ठीक है। एक ग्राफ ले लो आप स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ ले लो आप इस तरह से कर्व, ठीक है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रहा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ वाला टाइम है तो भी वेलोसिटी सेम, या इस टाइम पे वेलोसिटी सेम, इस टाइम पे वेलोसिटी सेम, यानी t1 t2 t3 आप कोई भी टाइम ले लें आपको वेलोसिटी वही मिल रही है v,
ठीक है। तो सेम वेलोसिटी यानी ये कौन सा मोशन हो गया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कौन सा मोशन हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। ठीक है। और यहाँ देखो टाइम के साथ, ये टाइम t1 तो वेलोसिटी v1, टाइम t1 तो वेलोसिटी v2, टाइम t2 तो वेलोसिटी v2, टाइम t3 तो वेलोसिटी v3। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है। और हमने ये बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप स्लोप कैसे निकाला जाता है, v बाई टी करके। ठीक है। तो ये जो v बाई टी वैल्यू है ये एक्सेलरेशन आती है, तो हम कहते हैं स्लोप जो है ना, स्लोप एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी हम निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी कैलकुलेट करते हैं। और एरिया का मतलब क्या है, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते थे कि भाई अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और यही अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो उसका एरिया डिस्टेंस आएगा। ठीक है। और यहाँ देखो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन में हमेशा स्लोप कांस्टेंट होता है। ठीक? तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, तो हम कहेंगे यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और यहाँ देखोगे तो तुम एंगल चेंज हो रहा है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंगल चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यहाँ हम कहते हैं कि भाई एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक है। और लास्ट में एक हम कर्व पढ़ते थे, लास्ट कर्व जो था हमारा वो था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दो तरह का ही मैंने बताया था, मैंने कहा था दो ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ऊपर टाइम नीचे। तो एक स्ट्रेट लाइन वाला है, ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन वाला, ये बस दूसरी, तीसरा वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसे हम ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते। देखो ये क्या है, टाइम जैसे जैसे आप चेंज करोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे जैसे जैसे आप टाइम चेंज कर रहे हो एक्सेलरेशन बढ़ता चला जा रहा है, इस टाइम पे एक्सेलरेशन ये, इस टाइम पे एक्सेलरेशन ये, इस टाइम पे एक्सेलरेशन ये। तो आप टाइम चेंज कर रहे हो, आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो टाइम चेंज करने से एक्सेलरेशन चेंज होना जो भी है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, यानी एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन आता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। और फिर हमने क्या बताया था, हमने कहा था स्लोप की बात करो ना, स्लोप तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम होगा। और एरिया की बात करो, एरिया एरिया एक्सेलरेशन इनटू टाइम होगा। हमें पता है एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कोई क्वांटिटी होती ही नहीं है, तो स्लोप इसका कुछ भी, इसका जो स्लोप है वो कुछ भी नहीं देता, इसका स्लोप a बाई टी की वैल्यू देता है। ठीक है। और इसका एरिया, एरिया अंडर द कर्व, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हम निकालते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आपको पता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चीजें हो गई कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो, एरिया अंडर द कर्व, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी या चेंज इन स्पीड। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जाते हो और स्लोप कैलकुलेट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। और इसी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिर्फ और सिर्फ स्लोप एग्जिस्ट करता है, एरिया नहीं एग्जिस्ट करता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। तो ये हमारा पूरा जो मोशन था उसका एक क्विक एंड ब्रीफ ओवरव्यू है। ठीक है। आया समझ में ये, यहाँ तक हमने कर लिया था, बताओ। यस सर। ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, हमने 3 DPP भी सॉल्व कर लिए थे। चलो अब देखो, अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन पे जो आपको दे रखे हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन से पहले भी मैं डीपीपी आपको सॉल्व करूँ, या असाइनमेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है। देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट अगर प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर ऑफ टाइम के, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल स्क्वायर, देन ऑब्जेक्ट मूव विथ, अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तुमने ये फॉर्मूला देखा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए टी स्क्वायर, बताओ, यस सर। यस देखा सर। है। यस सर। तो तुम मुझे ये यस बताओ सर। कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है ना।
ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है या डिस्प्लेसमेंट है, दोनों हम एक ही, हमने बताया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एक ही मानो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस टाइम स्क्वायर के ही तो प्रोपोर्शनल है। देखो जैसे जैसे तुम्हारा टाइम स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा एस भी बढ़ेगा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा? तो क्योंकि ये फॉर्मूला हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बताओ, बस यस हो सर। गया। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। रीजन समझ में आया इसका? क्योंकि आपसे कहा है डिस्टेंस टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, हमें पता है डिस्टेंस टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यहाँ होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, तो अपने दिमाग में ये मत बना देना कि प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर होना चाहिए। हाँ ये होता है, बिल्कुल होता है, और ये वाला फैक्टर यहाँ पे भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें यूटी नाम की वैल्यू भी ऐड की गई है। तो प्रोपोर्शनल तो यहाँ तक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐड भी किया गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये आ जाएगा इसका आंसर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल होगा टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अगर प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, स्क्वायर के बजाय ये क्यूबिक होता तब फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आया समझ में? बताओ समझ में आया है और बताएं? यस सर। क्लियर है? सर बता दिए। एक बार और बता दें चलो। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब सिर्फ इतना होता है, एक चीज जब बढ़े तो दूसरी बढ़नी चाहिए। क्लियर है? यस अच्छा, सर। एक चीज बढ़े तो दूसरी बढ़नी चाहिए, ये इसका मतलब है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं लिखता हूँ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डी प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि जब टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी के हिसाब से डी बढ़ेगा। और यहाँ क्या मतलब है कि अगर तुम टी इंक्रीज करोगे तो डी में जो इंक्रीमेंट आएगा वो टी स्क्वायर के रेट से आएगा। अगर तुम टी इंक्रीज करोगे तो डी में जो इंक्रीमेंट आएगा वो टी स्क्वायर के रेट से आएगा। आ रहा है समझ में? यानी जैसे तुमने ऐसे कहा कि भाई हमने क्या किया, हमने टाइम को 3 से लेकर 5 कर दिया, तो हमने टाइम में कितने का चेंज किया? 2 में। तो डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस 7 थी, 7 से 11 हो गई। देखो यहाँ कितने का चेंज आया? यहाँ चेंज आया 2 का। यहाँ चेंज कितने का आया? 4 का। तो 2 का चेंज, यहाँ उसके स्क्वायर का चेंज। डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर से चेंज हो रही है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन में यही कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी अगर डी जो है प्रोपोर्शनल है टाइम स्क्वायर के, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट मूव विथ, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? तो भाई देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी इसका कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व क्वाड्रेटिक का कर्व, ये क्वाड्रेटिक ही तो हुआ, क्वाड्रेटिक का कर्व आपका पैराबोला बनता है ऐसे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्वाड्रेटिक का कर्व आपका क्या बनता है? पैराबोला। तो इस पैराबोला में आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नहीं। तो टाइम स्क्वायर, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं हो सकता, उसका रीजन क्या है? जब तुम पैराबोला बनाओगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में थीटा चेंज हो जाएगा बार बार, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है। थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज होने का मतलब वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी बदल रही है तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेशन में क्या हो सकता है? एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन में कह दिया डी टाइम प्रोपोर्शनल, तो हम डिस्टेंस का एक फॉर्मूला तो अपने दिमाग में जानते हैं ना, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। यहाँ भी तो एस टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तुम टी की वैल्यू चेंज करोगे, टी स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाएगी और एस की वैल्यू उसी हिसाब से बदल जाएगी। तो एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यो यहाँ है इस इक्वेशन में। देखो जो यूनिफॉर्म, ये कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन तब वैलिड होता है जब आपका मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो। तो इसका आंसर बी पार्ट आएगा। आया समझ में? बताओ यस सर। हुजैफा, यस हुजैफा, सर। ओके, फैजान, इमरान, यस सर। यस सर। समझ में आ गया ये? चलो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड क्वेश्चन देखो। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए बॉडी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कॉन्साइड विद इट टाइम एक्सिस। कह रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कॉन्साइड कर गई टाइम एक्सिस के साथ। कॉन्साइड का मतलब समझते हो? कॉन्साइड कर गई मतलब उसी एक्सिस पे आ गई, टाइम एक्सिस पे ही आ गई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने कहा ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये रहा हमारा डिस्टेंस, ये रहा हमारा टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ आपको ऐसा बनाना है कि वो ग्राफ कॉन्साइड कर जाए विथ टाइम एक्सिस। तो ग्राफ कॉन्साइड कर गया विथ टाइम एक्सिस। द बॉडी मस्ट बी, तो बॉडी मस्ट बी क्या है बताओ? Be at rest. रेस्ट। जैसे जैसे तुम टाइम बदल रहे हो ऑब्जेक्ट तो वहीं पे है, जीरो डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में ये? यही तो हमने देखा एक्स एक्सिस के पैरेलल, हमने इस केस में भी कहा था रेस्ट पे, इस केस में भी रेस्ट पे कहा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जीरो वेलोसिटी। अच्छा नीचे देखो, अभी हमने इसको डिस्कस किया ना, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी तुम टाइम बढ़ा रहे हो और टाइम बढ़ाने की हेल्प, टाइम बढ़ाने से हो क्या रहा है? टाइम बढ़ाने से वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जैसे जैसे तुम टाइम बढ़ा रहे हो वेलोसिटी सेम आ रही है। तो सेम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सेम वेलोसिटी का मैं ये कह सकता हूँ ना, सेम वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? सेम वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ ना, तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट हुआ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। आ रहा है समझ में? जीरो होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होती तो मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता। अगर एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होती अदर देन जीरो, ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, अगर वो अदर देन जीरो होता, ठीक है, एंड कांस्टेंट, अदर देन जीरो होता एंड कांस्टेंट, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये समझ में आया थर्ड वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो तुम्हें नहीं लगता ये फोर्थ वाला क्वेश्चन सेम है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना? यस सर। Yes, sir. द Having बॉडी no इज एट, acceleration. द बॉडी इज एट क्या हो जाएगा? Zero acceleration. नहीं भाई, हाँ जीरो एक्सेलरेशन होगा, हैविंग हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, सही है। कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, चलो अब आगे तो बढ़ मेरे जाते भी हैं। कुछ क्वेश्चंस थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद में आपके ही क्वेश्चन लूंगा, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। ठीक है, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। देखो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ, मैंने क्या बताया था? सर्कुलर पाथ हो गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गया। ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द हाफ साइकिल विल बी। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो हाफ साइकिल का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, तो हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल फाइनल के बीच में 2r आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते हैं, 6 को अभी हम होल्ड करते हैं, हम लगा देंगे अभी। ठीक है, इसका आंसर u बाई जी आएगा, लेकिन कोई बात। सर उसी में अगर क्वाड्रेंट होगा तो? क्वाड्रेंट होगा तो भी मैंने केस डिस्कस किया था, मैंने कहा था क्वाड्रेंट होगा, मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, हमने एक बार डिस्कस किया था। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके ऐसे क्वाड्रेंट में आएगा इस तरह। ठीक है, बताता हूँ। तो मान लो ऐसे क्वाड्रेंट आ गया, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है? ये है। फाइनल पोजीशन क्या है? ये है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसकी एक साइड आर है, दूसरी साइड आर है, तो ये बेसिकली हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हाइपोटेनस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हाइपोटेनस निकाल लो बस, हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी आ जाएगी r√2। ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक आर है। स्क्वायर। अच्छा मैं अपवर्ड मोशन के लिए अभी बात करूंगा। ठीक है, अपवर्ड मोशन अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, लास्ट में याद दिला देना अगर ये नहीं हुआ तो। ठीक है, क्लास से पहले हम लोग इसे पहुंच गए। ठीक, द न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो हमने लगाया था। डिस्प्लेसमेंट आपको ऊपर रखना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इसकी वैल्यू का न्यूमेरिकल रेशियो बताना। लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होती है डिस्टेंस। इसका आंसर आएगा इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 कह रहा है एरिया अंडर एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमने क्या बताया था? एरिया का मतलब मीटर क्या पर होता है? सेकंड। मल्टीप्लिकेशन। Meters. एरिया हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। मीटर पर सेकंड कहाँ से बता रहे हो तुम लोग?
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। चलो ये देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मीटर आएगा, मीटर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे 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 कैलकुलेट कर लिया करो ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एरिया का मतलब होता है जिन दोनों क्वांटिटी का ग्राफ है, जिन दोनों क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बना है, उसका आप प्रोडक्ट निकाल लो। तो एरिया का मतलब हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। देखो ये उस एरिया का मतलब होता है, प्रोडक्ट। तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आप किसमें मेजर करते हो? एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट आएगा मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड। सपोज कर लो कि एक बॉय है जो राइड को एंजॉय कर रहा है ऑन अ मैरी गो राउंड। ठीक है, मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट body is at rest moving with no acceleration is accelerated motion moving with uniform acceleration। ये कौन सा मोशन होता है? राइट मैरी गो राउंड कौन सा होता है? गोल 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 घूमने वाला झूला। अच्छा, वो सर्कुलर मोशन, यानी ओके सर्कुलर मोशन है, यानी कहने का मतलब सर्कुलर मोशन है। ठीक है, चलो ठीक है, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। अगर मूव कर रहा है तो रेस्ट तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। मूव विथ नो एक्सेलरेशन, रुक जाओ अभी इस पे नहीं आते। मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी कब चेंज होती है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ डायरेक्शन, दोनों पे डिपेंड करती है। सर तो दोनों में से कोई एक चेंज हुआ तो चेंज हो जाएगी। सर अच्छा, तो सर्कुलर मोशन में जरा ध्यान देना। सर्कुलर मोशन में अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, तो कहोगे इस तरफ जा रहा है सर। यहाँ पे पूछूं किधर जा रहा है, आप कहोगे सर इस तरफ जा रहा है। यहाँ पे पूछूं कहोगे सर आप इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता हर बार 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है? हो रही है। यस सर तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यस सर अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हुआ? आ रहा है समझ में? तो डायरेक्शन की वजह से तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह जाएगी सर्कुलर मोशन में, हालांकि कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। आ रहा है समझ में? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। ठीक, आया समझ में? उसका रीजन क्या है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है, तो इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इसलिए होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने कहा था कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो एक्सेलरेशन होना ही। ये आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? यस सर। सबको आया या नहीं आया? यस सर ओके, चलो अब देखो, अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन है ना, देखो 4 cars A B C D are moving on a level road, their distance versus time graph given। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन। इस क्वेश्चन को जरा लगाने की कोशिश करो। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड वेलोसिटी है, स्पीड। स्पीड, हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड। तो मेरे ख्याल से जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। अब क्वेश्चन का आंसर दे दो। कार ए इज फास्टर देन कार डी। नहीं, कार ए का अगर स्लोप ज्यादा होता तो फिर कार ए की स्पीड ज्यादा होती। यहाँ स्लोप किसका ज्यादा है? एंगल किसका ज्यादा है बताओ? सी एंगल सबसे ज्यादा तो सी का है, तो सबसे ज्यादा फास्ट सी होगा। सबसे ज्यादा फास्ट सी होगा। सी से नीचे डी आएगा, सी से नीचे डी से नीचे ए आएगा, और सबसे सबसे लो स्पीड से कौन मूव करेगा? कार बी। बी अब ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। बी ही सही बी। कार बी स्लोवेस्ट, बस हो गया, बी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया सही, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर अब देखो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने कहा था अगर स्लोप के बारे में डिस्कस किया जाए ना, कोई भी ग्राफ हो उसका स्लोप बताया जाए तो आप उन दोनों क्वांटिटी को डिवाइड कर दो।
वेलोसिटी अपॉन It's टाइम। acceleration. तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, यानी आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए। तो बताओ, मैंने हमेशा क्या बताया, किस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है? स्ट्रेट लाइन और वन डायरेक्शन मोशन, स्ट्रेट लाइन और C, वन डायरेक्शन। पेंडुलम वाला। नहीं, पेंडुलम कैसे हो जाएगा The यार, A. इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए ना। तो कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाँ, लाइन, A। तो ये होगा इसका ऑप्शन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट करेक्टली। तो बताओ कौन सा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? A A। sir. ए कर रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका यूनिफॉर्म वे में डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ए कर रहा है, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ स्लोप कांस्टेंट आ रहा है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। देखो, दो मोशन होते हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन तब कहा जाता है जब वेलोसिटी की वैल्यू जो है कांस्टेंट हो एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो। एक है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका कहना ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू कम से कम जीरो से बड़ी हो, जीरो तो ना ही हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? Yes sir. आ गई। दो कीवर्ड है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। तो बस ये हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लिए सारे, एक बच रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसको अभी हम देखते हैं, इसके टाइप के क्वेश्चन लगवा के हम देखते हैं, हालांकि ये है आसान। देखो, एक बॉडी है, बॉडी को क्या किया जा रहा है, अपवर्ड थ्रो कर दिया जा रहा है। ठीक है, अपवर्ड थ्रो कर दिया जाए, अर्थ सरफेस है, यहाँ से अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है विद वेलोसिटी u, विद वेलोसिटी u एंड u वेलोसिटी से थ्रो करने पर द ग्रेटेस्ट हाइट h, ग्रेटेस्ट हाइट h का मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर क्या होता है? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो जाती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। देखो, इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। आपसे ये पूछा है इट विल राइज इज, मतलब कह रहा है कि h, इट विल राइज ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज, कह रहा है h की वैल्यू बताओ कितना हाइट वो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो फिर क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती रहती है ना, Decrease. वेलोसिटी कम होती है। अगर वेलोसिटी ऊपर जाने पे कम हो रही है तो कोई ना कोई तो होगा जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब जी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि इस तरफ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें पता चल गई? देखो, आपको आपको मैंने कहा था कि 5 पैरामीटर टोटल होते हैं, u, v, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम। और 5 में से एनी 3 अगर आपको पता चल जाए, एनी 3, अगर मान लीजिए ये 3 पता चल गए, तो बाकी दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में देखो, हमें यही पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है जिससे थ्रो किया गया है, फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है माइनस टाइम्स ऑफ जी, और हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, यानी हाइट निकालनी। भाई, ऑब्जेक्ट जो ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही तो हाइट है। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये देखो फॉर्मूला s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी होता है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम पता नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की तरफ, इस फॉर्मूले। देखो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, हमने रख दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ g है, 2 टाइम्स ऑफ g इंटू s। ठीक है, s हो जाएगा तुम्हारा h। तो h की वैल्यू क्या आएगी बताओ? इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 2gh की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर, और h की वैल्यू आएगी u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। डोंट वरी, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो u स्क्वायर अपॉन 2g इसका आंसर आएगा बी का। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, अभी और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes sir. एक्सेलरेशन को माइनस जी क्यों लिया? डिस्टेंस को माइनस जी इसलिए लिया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना, वे वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन, जैसे देखो, ऑब्जेक्ट को तुमने u रखा, तुमने ऊपर की डिस्टेंस को पॉजिटिव माना, ऊपर की डिस्टेंस को जब तुमने पॉजिटिव माना ना, तो अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रही है तो इसे मस्ट है नेगेटिव ही लेना पड़ेगा।
अब जैसे मान लो तुमसे ऐसे कह दिया जाता, मैं क्वेश्चन को बता दूं, तुमने मान लो ऐसे कर दिया होता, इसलिए मैंने बताया था कि अभी हम इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अगर मान लो मैं एक सिचुएशन देता हूँ, तुमसे ऐसे कह दिया जाए कि तुमने क्या किया, u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कर दिया, फ्रीली फॉल कर दिया, वो नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ कि 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितनी हाइट ट्रेवल कर लेगा, यानी ऊपर से कितना नीचे आ जाएगा, ठीक है। मान लो 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये बताओ कि कितनी हाइट ट्रेवल कर लेगा। तो मैं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो ऐसे, जब ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी u थी, अब वो नीचे आ रहा है, नीचे जैसे जैसे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट की u वेलोसिटी इनिशियल में थी और उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटी, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, आ रहा है समझ में। फाइनल वेलोसिटी भी दी, तो आपको टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। इस बार जब आपको हाइट कैलकुलेट करनी होगी ना, तो आप कहोगे ut प्लस हाफ टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर। अब यहाँ हमने प्लस ले लिया, आ रहा है समझ में, यहाँ हमने प्लस ले लिया, क्योंकि मैंने आपसे ये बताया था कि वो ग्रेविटेशन या वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है उसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, वो एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशन जो वेलोसिटी को डिक्रीज करता है उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। u की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, दे तो नहीं रखा है लेकिन u ही है, टाइम तुम्हारा 10 है, तो 10u प्लस हाफ टाइम्स ऑफ g इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर 10 इंटू 10, कट करोगे आ जाएगा 5, यानी 10u प्लस 50g आंसर आएगा, तो ये आएगा आंसर। अब u की वैल्यू पता होती तो आंसर आ गया होता, ठीक है। क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया। चलो, यस अब मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग के अपने क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लीजिए, फिर मैं डीपीपी नंबर 3 पे आऊंगा, ठीक है। सर मेरे कुछ 1 सेकंड। चलो ठीक है, 1 बाय 1 पूछो। हाँ आकिब पूछो, ऑन कर लूं, आकिब कैमरा में पूछो। दिखा देता हूँ, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ? कैमरा ऑन कर लूं, उसमें देख लेना। ओके ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? ये बुक का है या फिर पीवाईक्यू का है? आकिब, ये कॉन्सेप्ट टर्म है। कॉन्सेप्ट है में तुम क्वेश्चन को रीड कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। Quantity has a value of minus 6.0 meter per second. It may be speed of particle, velocity of particle, ओके acceleration of particle, ओके, position of particle. देखो ये मीटर पर सेकंड दे रखा है ना, तो मीटर पर सेकंड दे हाँ, रखा है, तो जाहिर सी velocity, बात है स्पीड या वेलोसिटी होगी, ठीक। velocity अब of उसके particle. बाद ये वैल्यू नेगेटिव है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये क्या आया, वेलोसिटी आएगी, ठीक है, एक और। ठीक है। A cyclist moving at speed of meter 20 meter per second ठीक है, takes a turn. ठीक है, If he doubles his speed, ठीक है, then chance of overturn is doubled, is halved, becomes 4 times, becomes 1/4 times. अगेन अगेन आस्क करो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो। देखो एक साइक्लिस्ट है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। हाँ, ओके, देन उसके बाद उसने क्या किया, टर्न कर दिया, टर्न लिया। टर्न ले लिया, ठीक है। If he doubles his speed, टर्न के बाद उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, then chance of overturn. नहीं, क्वेश्चन अभी क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है। Then chance of overturn.
सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, ऑप्शंस बताना जरा, इसके ऑप्शंस बताओ। Is doubled, is half, becomes 4 times, becomes 1/4 times. नहीं, ये क्वेश्चन क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है अभी, ओवरटर्न का मतलब क्या है। रुकिए 1 मिनट में फोटो भेजता हूँ। ठीक है, अब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो तुम, ठीक है। तब तक कोई और अपना डाउट क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स? कोई पूछना चाहता है? देखो मैंने भेजा ग्रुप पर। यस सर। A cyclist moving at a speed of 20 km per hour takes a turn. If he doubles his speed, then chance of overturn is डी दे रखा है इसका आंसर। ओवरटर्न का मतलब क्या है, कैसा टर्न कर रहा है? 1 सेकंड, ऐसा तो नहीं है कंप्लीट किसी इसका क्वेश्चन हो, पैराग्राफ। एक हिंट भी है इसमें, भेजू? हाँ सेंड करो। ओवरटर्न बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं आएंगे, घबराओ मत, ठीक है। ये मैं बता दूं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है, ये एक्चुअली में फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन। हाँ। आपका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से जब साइकिल को हम टर्न करते हैं ना, तो एक चांसेस आ जाती है कि अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा मोड़ेंगे तो स्लिप कर जाएगी साइकिल, ठीक है। आ रहा है समझ में? जैसे ऐसा होता है ना, हम साइकिल जैसे मूव कर रहे हैं और एक बेंडिंग आती है, तो बेंडिंग आते हुए हम साइकिल को थोड़ा सा बेंड करते हैं, एक एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे बेंड करते हैं। जैसे मान लो हम नॉर्मली साइकिल ऐसे चला रहे थे, ठीक, ऐसे स्ट्रेट लाइन, अब हमें साइकिल को थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है ड्यूरिंग रोटेशन, एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो आपसे इसमें यही होता है कि व्हाट इज द चांसेस, इस एंगल पे चांसेस डिपेंड करती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है स्लिप कर जाने की, टर्न कर जाने की। अगर तुम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हो तो ये एंगल और कम करना पड़ता है, तो उससे ये रिलेटेड होता है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में दे रखा है लेकिन हमारा टॉपिक नहीं। इसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो। चलो, मोहम्मद इमरान का एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, a car start from rest and moving slowly on y direction। तो एक क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है, एक कार है, कार स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक कार स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग अलोंग y डायरेक्शन। तो ये आपकी y डायरेक्शन, ये है आपकी x डायरेक्शन। तो कार कहाँ से मूव कर रही है? अलोंग y डायरेक्शन स्टार्ट कर रही है मूव करना, ठीक है। y डायरेक्शन में जा रही है कार, ठीक, इस तरफ, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरफ एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में मूव करते समय एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड है। फॉर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड तक मूव की है, ठीक है। एंड देन इट कंटिन्यू विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और 6 सेकेंड मूव करने के बाद, 6 सेकेंड मूव करने के बाद फिर ये अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता चला गया, ठीक है। Then the total distance covered by the car in 10 second will be। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड का मतलब समझते हो, 6 सेकेंड ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव किया है और बाकी के 4 सेकेंड ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको या नहीं? पहले ये बताओ, बोलो। Yes, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कहाँ का है सर? क्या हुआ? सर ये क्वेश्चन कहाँ से इमरान है? ने सेंड किया है, शायद ये हमारे उसका ही है, PYQ ही है। यस सर। कौन सेकंड में चेक कर लेते हैं। हाँ, PYQ है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड।
6 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि भाई देखो उसने स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब उसने मोशन स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। और कब तक इंक्रीज किया है? इंक्रीज करते समय उसकी कुछ वेलोसिटी आ गई, उसने 6 के एक्सेलरेशन से 6 सेकेंड तक एक्सेलरेट किया है, और एक्सेलरेट करने के बाद यहां तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी अब उसने अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझते हो, अब एक्सेलरेशन 0 हो गया और जो वेलोसिटी यहाँ आ गई थी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, और टोटल आपसे कहा जा रहा है कि टोटल हमें 10 सेकेंड में बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जाहिर सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 सेकेंड लगाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लगना चाहिए? 4 सेकेंड। ठीक है, तो 6 सेकेंड की और 4 सेकेंड की, टोटल हमें 10 सेकेंड में बताना है। तो देखो यहाँ पहले डिस्टेंस आप निकालो, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, एक पार्ट ए से लेकर एक पार्ट बी तक, फिर बी से लेकर सी तक, फिर बी से लेकर सी तक आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेना। तो मैं ए बी में डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ पहले ए बी। तो ए बी में डिस्टेंस कैसे होगी बताओ? ए बी में आपका है क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 और टाइम की वैल्यू 6। तो 3 क्वांटिटी पता चल गई हमें आउट ऑफ 5। हमने बताया था कि आउट ऑफ 5 अगर 3 पता हो तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है, एक ऐसा फॉर्मूला यूज करो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए जिसमें यू ए टी आता हो। तो हमें पता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये यूटी तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है ये। ठीक है, देन आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन और टाइम 1/2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 और टाइम की वैल्यू 6 × 6 हो जाएगी। 2 से कट करोगे 3 आ जाएगा, 36 × 3 108 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एबी। एबी में डिस्टेंस ट्रेवल 108 है। ये चीज समझ में आई इमरान? ये चीज समझ में आया? बोलो। अभी हमारा सिर्फ ए बी पोर्शन की डिस्टेंस आई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन अप्लाई किया है, बस इतना समझ में आया? बोलो। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है पूरे मोशन के दौरान। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ? डिस्टेंस मान लो बीसी की हम निकालना चाहते हैं, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं, आंसर आ जाता है स्पीड इनटू टाइम। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो तो, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन में होता है जब आपका क्या हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। तो भाई देखो, स्पीड इनटू टाइम करने के लिए स्पीड भी तो पता होनी चाहिए। स्पीड कैसे पता करें? स्पीड ये फाइनल स्पीड है पहले वाले मोशन की फाइनल स्पीड होगी। ये जो पहला मोशन था ड्यूरिंग ए से लेकर बी, इसमें जो वेलोसिटी बढ़ के फाइनली वी हो गई है, इसी वी वेलोसिटी से फिर मूव किया यूनिफॉर्म। आप बस v की वैल्यू निकाल लो 6 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जो टाइम होता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0, एक्सेलरेशन हो गया आपका 6, टाइम हो गया आपका 6, तो आंसर आ गया 36। ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसी फाइनल वेलोसिटी से वो पूरे मोशन में मूव किया होगा बी से लेकर सी। तो 36 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा है? 4 सेकेंड। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 36 × 4। व्हाट इज द 36 × 4? 144। करेक्ट है, 144 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया फिर? 108 प्लस 144। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस है ये ए बी प्लस बी सी, 8 4 12 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 2। तो 252 इज द आंसर, 252 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ये चीज समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये सीक्रेट सुपरस्टार कौन है? कौन है जो छुपा हुआ है? सर बताओ। मैं। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम द, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ का है? कॉन्सेप्ट का, चलो कोई नहीं।
देखो आपसे ये कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके टॉप से, ये रहा टॉप, और उसका टॉप है कितना, 39.2 मीटर लेंथ का है, 39.2 मीटर हाइट का, इतना मीटर टॉप है बिल्डिंग का, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन वर्टिकली, एक बॉल है जो यहाँ से वर्टिकली ड्रॉ कर दी गई, यानी ऐसे फ्री फॉल कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ड्रॉन वर्टिकली अपवर्ड सॉरी, वर्टिकली अपवर्ड, यानी आपने वर्टिकली अपवर्ड यहाँ से ऊपर की तरफ सेंड किया, यहाँ से आपने बॉल को ऊपर की तरफ सेंड किया, ठीक है, विद अ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी। फाइंड व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, आपको ये टाइम बताना है, आपको वो टाइम बताना है जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करे, यानी यहाँ नीचे आ जाए। तो जरा सिचुएशन देखना कैसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा होगा, एक बॉडी ऊपर जा रही होगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही होगी, मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही होगी, फिर उसके बाद वो नीचे आ रही होगी, और नीचे आने के बाद अब जाके वो यहाँ पहुंचे, करेक्ट है, यही सिचुएशन है, यस सर। ठीक है, करेक्ट है। Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ जिससे आंसर जल्दी से आ जाए, और दूसरी चीजें भी बता सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितने टाइप के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कितने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक ही है या दो है? बताओ, नहीं समझ में आ रहा है ये? नहीं। ओके, मैं कह रहा हूँ इसमें कितने टाइप के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब कितने हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, पार्ट बाय पार्ट। देखो एक पार्ट तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हाइल यू रीच हाइट, जब आप मैक्सिमम हाइट की तरफ जाते हो, व्हाइल यू रीच मैक्सिमम हाइट, जब आप मैक्सिमम हाइट की तरफ जाते हो तब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जब आप मैक्सिमम हाइट से फिर से ग्राउंड पे आते हो, ये दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिर्फ दो हैं टोटल, एक ये है, एक ये, ओके। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा होता है कि तुम लोगों ने वो तो खेला ही होगा क्रिकेट, कोई ऐसा है जिसने नहीं खेला, मैं। क्रिकेट नहीं खेला? हाँ। ओके, चलो मैं भी नहीं खेला वैसे, है पहले तो मैं ही हूँ। ओके मैं बताता हूँ, फिर भी बताता हूँ, लेकिन कैच होता है ना, कैच किया जाता है, वो हमने किया है, तो मैं बताता हूँ। बचपन में छोटे छोटे बच्चे बहुत खेलते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, बॉल को ऊपर थ्रो करते थे, उसके बाद बॉल रिटर्न करके उनके हाथ में आती थी, आ रहा है समझ में? तो यहाँ ऐसा होता था कि बॉल जितनी हाई स्पीड से ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा हाइट तक थ्रो करता था, उतनी ही तेजी से फिंगर पे आके लगती थी, आ रहा है समझ में? कई बार तो हाथ में फ्रैक्चर भी आ जाता था। तो मान लो आपने बहुत स्लोली फेंका ना, स्लोली, आप प्रैक्टिकल भी कर लेना, बहुत ही स्लोली थ्रो करोगे ना, तो स्लोली थ्रो करने के बाद ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, कम हाइट पे जाएगा, उसके बाद रिटर्न करके आपको उसी स्पीड से, कम स्पीड से आपके फिंगर को टच करेगा। लेकिन अगर आपने हाई स्पीड से थ्रो किया, तो ये हाई स्पीड से थ्रो करने पर मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, उसके बाद फिर आके हाई स्पीड से आपके फिंगर को टच करेगी। तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब देखो कुछ ऐसा होता है, सेम लेवल पे हमेशा वेलोसिटी सेम होती है, सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम होती है दोनों मोशन में, ड्यूरिंग अपवर्ड एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड, यानी ऊपर जाते समय और ऊपर से वापस आते समय सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, तो जब तुम रिटर्न करोगे तो इस पॉइंट पर तुम्हें वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगी। और मान लो इन बिटवीन कहीं कोई एक स्टेज ले लेते हैं, इन बिटवीन यहाँ पे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करके 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, तो वापस आते समय यहाँ मैक्सिमम पे तो 0 रहती है, मैक्सिमम पे 0 वेलोसिटी होती है, वापस आते समय बढ़ती है, वापस आते समय बढ़कर इसी पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इसी पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी 10 हो जाएगी, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. चलो अब जरा ये देखो, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है बिल्डिंग का टॉप कितना है, 39.2 मीटर है, बिल्डिंग का टॉप कितना है, 39.2 मीटर है। यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, कितनी स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। क्या होगा, ऑब्जेक्ट जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे जब जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपने इनिशियल वेलोसिटी दी, और इनिशियल वेलोसिटी इतनी दी, और ऊपर जाते समय ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी कह रही है हम तुम्हारी स्पीड को कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे, 9.8 के रेट से कम करेंगे,
9.8। अच्छा, कोई मुझे बताएगा बिना सॉल्व किए कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में? बोलो, बिना सॉल्व किए बताना है, लेकिन मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकेंड, डायरेक्टली 1 सेकेंड। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था ग्रेविटी का काम क्या है, एक्सेलरेशन का काम क्या है? एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, आइदर इंक्रीज आइदर डिक्रीज। और हमें पता है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ और ग्रेविटी नीचे की तरफ, यानी वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज करे। अब हमारे पास स्टोरेज कितना है? 9.8 का स्टोरेज है, 9.8 की वेलोसिटी हमने एक्वायर कर रखी है, और 9.8 के रेट से कम भी होगी। एक्सेलरेशन का मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी को कितना कम कर देगा, ठीक है? तो 1 सेकंड में 9.8 हमारे पास है, 1 सेकंड में हमारी वेलोसिटी 0 होने वाली है, यानी 1 सेकंड तक हम ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है? तो खैर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दे रहा हूँ ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन में देखो, अपवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 9.8 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आप टाइम निकालो, टाइम का मतलब क्या? टाइम, जिस टाइम में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा, आप ये टाइम निकालो t1। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम के लिए वो फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v हो जाएगा आपका 0, u हो जाएगा आपका 9.8, और फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या हो जाता है? नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, -9.8 इंटू। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये अपोजिट में, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमने इधर दी। तो 9.8 t इज इक्वल टू 9.8, तो टाइम कितना आ जाएगा? 9.8 अपॉन 9.8, कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड तक ऊपर गया है, जाहिर सी बात है इस लेवल तक 1 सेकेंड तक नीचे भी आया होगा, 1 सेकेंड तक यहाँ नीचे भी आया होगा। तो यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड हो गया। बताओ, सेम हाइट तक आने में 2 सेकेंड हो गए। यस सर। अच्छा, अब वो क्या करेगा? जितनी वेलोसिटी 9.8 की आपने ऊपर दी थी, सेम लेवल पे पहुंचने पर उतनी ही वेलोसिटी उसे 9.8 की नीचे के लिए मिल जाएगी, करेक्ट है? यस सर। तो इस पोजीशन पे 9.8 इसकी वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम होती है। अब आपको ये निकालना है 9.8 की स्पीड से आ रहा है, 39.2 मीटर हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, यानी नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यही तो है। स्पीड दे रखी अब है और आप, डिस्टेंस दे रखी है। हाँ, इनिशियल स्पीड Time दे निकल रखी है क्या? 9.8, आपको हाइट दे रखी है 39.2, और इवन यही नहीं, आपको एक्सेलरेशन भी दे रखा है 9.8। इस बार एक्सेलरेशन की वैल्यू फॉर्मूले में पॉजिटिव रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है? तो आप कैसे फॉर्मूला प्रिपेयर, इस पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे बताओ? फॉर्मूला आपको टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालने के लिए आप एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी अप्लाई कर दो। 39.2 इज इक्वल टू, ये देखो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एटी स्क्वायर के प्लेस पे जी हो जाएगा। एच आपको पता है 39.2, और इनिशियल वेलोसिटी पता है 9.8, टाइम आपका टी ही है, 1/2 टाइम्स ऑफ जी। जी आपका कितना है? 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? 9.8 कॉमन लेके इस तरफ लाके डिवाइड कर दो, तो ये 4 बार में कट जाएगा 9.8 जब कॉमन ले लोगे तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ऐसी एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम। और ये जो टाइम आएगा उसको 2 सेकंड में ऐड कर देना, आपका टोटल टाइम आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये बहुत हार्ड है, यस सर। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, लेकिन एक बात ये भी है, एक ही क्वेश्चन एनफ है कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मान लो आपको इन फ्यूचर रिवाइज करना है ना, तो एक क्वेश्चन एनफ है, ठीक है? चलो देखते हैं और किसका क्वेश्चन है। हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए जो आप लोगों ने पूछा है, ठीक है? हो गया ना? रुक जाओ। चलो अच्छा सेंड करो। सर 1 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बूस्टर का, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार 200 kg मूव विद इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? यानी हमें ये चीज पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है?
अप्लाई ए ब्रेक, यहाँ पे आपको ब्रेक अप्लाई कर दिया जाता है और ब्रेक अप्लाई करने से डी एक्सेलरेशन होता है 0.2, यानी ब्रेक अप्लाई करने से एक एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है नेगेटिव का 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी इस रेट से वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करने वाली है। ठीक, और कह रहा डिक्रीज करने का मतलब समझते हो, अब हमारी वेलोसिटी, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा आंसर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में दे रखा है और हमारे पास वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले इसे चेंज कर दो, 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। हमने बताया था, ये क्वेश्चन नोट में लिखवा दिया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, आ रहा है समझ में, और एक्सेलरेशन हो रहा है यानी इसकी वेलोसिटी को कम किया जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर स्टॉप, यानी जब ये कार रुक जाए, देखो डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना, यानी अब हम उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी 20 ही वेलोसिटी है, आप लगातार डिक्रीज करोगे तो समहाउ उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, डिक्रीज हो गई। यानी ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि यू वेलोसिटी थी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने डी एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी घटते घटते आ गई 0, फाइनल वेलोसिटी 0। तो अगर वेलोसिटी यू से बढ़ जाए या घट जाए, आपका डिस्टेंस तो ट्रेवल होगा ही इस ड्यूरेशन में, तो आपको फाइनली वो डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है, कि डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दो फॉर्मूले होते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, और एक v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला। तो देखो हमें पता क्या क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन पता है -0.2, तो मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं? तो देखो दो आप वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 0.2, ठीक है, इंटू 2 था ही हमारा, और एस निकालना है, एस हो गया। अब इसे इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आओ, 2 और 0.2 हो जाएगा आपका 0.4s, 0.4s इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये एस है, यही एस फाइंड करना है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 20/0.4। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो 200/4 यानी 50 मीटर, 200/4 यानी 50 मीटर, तो इसका आंसर आ गया। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 50 मीटर 0.2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0। का स्क्वायर आएगा तो 400 होगा ना। हाँ ये मिस्टेक हुई है, v स्क्वायर, वेरी गुड, यहाँ 400 आएगा, यहाँ 400 होगा, तो 400 होगा तो ये 4000 होगा, 4000 होगा तो आप कट करोगे तो 1000 मीटर आएगा, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर आएगा, दैट इज आंसर। ठीक है, आपको सिचुएशन एज्यूम कर दी, हाँ एक बार और बता दीजिए। देखो इसमें आपको कंसीडर करना ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें पता है। ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई करने से वेलोसिटी डिक्रीज ही तो होती है, मैंने बताया था जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव रखा जाएगा, तो एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है 20 से 30, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के, एक s इज इक्वल टू, एक v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब हमें यहाँ टाइम नहीं पता है ना, टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है, या तो पहले तुम टाइम निकाल लो तब फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर लिया। तो यही सेम आंसर तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो। हमने फाइनल वेलोसिटी रख दी 0, इनिशियल वेलोसिटी रख दी 20 का स्क्वायर कर दिया 400 आ गया, प्लस 2 रखा 2 हो गया, a रखा a की वैल्यू 0.2 इंटू एस था s कर दिया। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करो और माइनस से इस तरफ लॉ पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे इस तरफ लॉ पॉजिटिव हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 400/0.4, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा, फिर डिवाइड कर दो 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो मतलब यही ये जो 200 केजी, ये जो 200 केजी उसका मास दे कोई रखा है यूज नहीं किसी है, काम उसका का नहीं। कोई यूज नहीं ना, यही तो सबसे अच्छी बात है, इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, इसका यूज आएगा फोर्स वाले चैप्टर में। अब ये देख लो, इसको हम इस फॉर्मूले का भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन टाइम पता होना चाहिए। तो भाई एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है, तो कोई ना कोई टाइम लगा होगा ना, तो टाइम ही निकाल लेते हैं। आपको पता है v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, जिस रेट से वेलोसिटी कम हो रही है वो 0.2 है,
और टाइम निकालना है। तो अब इसको इस तरफ कर दो तो 0.2 t इक्वल टू हो जाएगा 20, टाइम आ जाएगा आपका 200/2, कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर 100 सेकेंड, यानी 100 सेकेंड में फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये जस्टिफाई भी होता है, ये देखो 0.2 कम करना है 1 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में 2 कम होगा तो 100 सेकेंड में 20, ठीक है। तो आपको 100 सेकेंड लगेगा फाइनल वेलोसिटी 0 होने में, तो उस 100 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकाल लो। एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, 100 सेकेंड टाइम लगा है, माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव रखा जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया 0.2, एक्सेलरेशन की वजह से ये नेगेटिव साइन ही है यहाँ पे, ठीक, इनटू टाइम 100 × 100, तो 2 से कट कर दो, ये आ जाएगा आपका 0.1, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2000, और यहाँ देखो क्या आ जाएगा, इस 0.1 से ये हो जाएगा 10 और ये 1000, सब्ट्रैक्ट करोगे आपका बचे क्या 1000 मीटर, यानी आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज द आंसर, ठीक है। चलो और देख लो, ये हो गया, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, अब आ गया। अब आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन हम लगाते हैं जल्दी जल्दी से इसमें। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। अच्छा पहले मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछ लो, आप लोग को ज्यादा मैं तो बताता ही हूँ, क्वेश्चन पूछो अगर ग्रुप पर भेजा है। अच्छा ग्रुप पे सेंड कर दिया, 1 सेकंड। सर आज अब्दुल वाले का तो सर 25 आएगा ना? हम चेक कर लेते हैं, मुझे याद नहीं है, मैं अभी बस काफी दिनों बाद 24 आ गए सर। 24 चलो हम लोग चेक कर लेते हैं अभी कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन आपका 21 आपने मुझे सेंड किया है, आप सभी लोग को क्वेश्चन मिल रहा होगा, मोबाइल पे है। बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मैं क्वेश्चन को सिंपल फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 20 हाइट हो गई, 20 हाइट से बॉल को जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है, तो जेंटली बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, नीचे आ रही है बॉल। तो नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ती है, आपको ये याद होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही ली जाएगी, ठीक है। हाइट 20 मीटर, इफ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, हमें पता है नीचे आते समय वेलोसिटी, देखो जेंटली ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक, और नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो g की वजह से होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, या फिर आप 10 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी इस रेट से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। एंड व्हाट इज द टाइम, और उस समय टाइम क्या होगा, ये दोनों चीजें आपको पूछा गया। जरा ये देखो, मुझे बस इतना बताओ क्या होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ स्ट्राइक कब करेगा, जरा मुझे पहले इसका आंसर बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताऊं। स्ट्राइक कब करेगा? फाइनल वेलोसिटी से। हाँ नहीं, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से 20 मीटर की हाइट से अगर फॉल कर रहे हो, तो समझ में आ रहा है 20 मीटर की हाइट से फॉल कर रहे हो, तो वो जाके ग्राउंड पे टच कब करेगा? सर इसमें टाइम बताना होगा ना? टाइम भी बताना है आपको, वेलोसिटी भी बतानी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पहले ये कंडीशन तो बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो आंसर आएगा। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, कि मैं क्वेश्चन ही तो तुमसे जनरेट करने के लिए कह रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि एक बॉल ग्राउंड पे कब पहुंचेगी? सर जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नहीं, फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे होगी? तुमने बॉल को ड्रॉप किया है, बॉल को ड्रॉप करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती है नीचे आते समय, जब वो अपनी 20 मीटर हाइट को कंप्लीटली कवर कर लेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है या नहीं? यस अब सर। हाँ ये है, जब अपनी 20 मीटर हाइट को कंप्लीटली कवर कर लेगा तब वो ग्राउंड पे होगा। ये है क्वेश्चन, बताओ सही है कि नहीं? यस यस सर। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन बदल गया, तुम अब क्वेश्चन ऐसे पूछो, ये बताइए कि ये जो बॉल है वो 20 मीटर हाइट कब कवर कर लेगा, यानी व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या होगा इन विच डिस्टेंस ट्रेवल 20 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो 20 मीटर। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो क्या क्या चीजें हमें पता है, डिस्टेंस पता है, g इक्वल पता है 10, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 3 चीजें पता है ना। टाइम निकालना है तो एक ऐसा फॉर्मूला लगा दो जिसमें टाइम आता हो ut + ½ at²।
अब देखो फॉर्मूले में पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये बस इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ रही है या वेलोसिटी तुम्हारी घट रही है। अगर बढ़ रही है तो फॉर्मूले में पॉजिटिव होगा, अगर घट रही है तो फॉर्मूले में निगेटिव होगा। आ रहा है समझ में? तो अब देखो s इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू 0, टाइम तो हमारा कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, प्लस हाफ, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है ना नीचे जाते समय, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 20 मीटर, तो 20 इज इक्वल टू 2 से इसे कट करोगे तो 5 आएगा ना, 20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20/5, कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे होगा, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे होगा। अब जरा मुझे इसका आंसर बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20, क्योंकि इनिशियल 0 थी, जी का काम वेलोसिटी को बढ़ाना है और इसका रेट दे रखा है 10, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर बढ़ा देगा। 2 सेकंड में वो ग्राउंड पे है तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, पहले सेकंड में 0 से 10 होगी, दूसरे सेकंड में 10 से 20 हो जाएगी। या हम इसे फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80 ही तो होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, बढ़ाने वाली वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो है 10, टाइम कितना लगा है 2, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 20। क्लियर है आखिर? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है आप लोग का या मैं अब अपना बताऊं? सर भेजा मैंने आपको। सेंड कर दिया, बहुत तेज हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर बता दो। कहाँ भेजा? अच्छा ये समझ गया मिल गया क्वेश्चन। सो बेसिकली ये इन्होंने एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया है, चलो मैं ग्राफ बना देता हूँ पहले। आपको स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, यही है ना क्वेश्चन? स्पीड वर्सेस टाइम, तो देखो एक ये एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है। एक है आपका बी इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है, देन एक है आपका ए ऐसे पास कर रहा है, देन है आपका सी जो कि ऐसे पास कर रहा है। डन, यही है क्वेश्चन। और सी और ए आपस में आर पे कट कर रहे हैं और बी और ए आपस में क्यू पे कट कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका पी पे कट कर रहा है। ये आपकी स्पीड दे रखा है, ये आपका टाइम दे रखा है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, ठीक? और ये आपका टाइम है 0.4 और इस टाइम पे 0.8 हुआ है और इस टाइम पे 1.2 है और फाइनली 1.6 है, ठीक। सो टाइम इन ऑन कांग्रेस, ठीक है। तो ये दे रखा है। सबसे पहली बात तुम लोग ये देखो कि ये कर्व किस चीज का है, ये कर्व है स्पीड इनटू टाइम का, स्पीड इनटू टाइम का, यानी हर एक सेकंड पे तुम्हें स्पीड मिल जाएगी, हर एक सेकंड में तुम्हें स्पीड मिल जाएगी। आ रहा है समझ में? अच्छा जरा स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप होता है, स्लोप यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप यानी स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड अपॉन टाइम यानी एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी किसकी वेलोसिटी तेजी से चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। अब जरा इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, यानी बी ट्रेवल कर रहा है फास्ट, बी की जो स्पीड है वो फास्टेस्ट है। तो क्या ये सही है कि बी फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है? सही है सर। श्योर? यस सर। स्लोप ज्यादा है इसमें। हाँ लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है ना, गलत है। देखो सुनो एक सेकेंड, इस ग्राफ में ये स्पीड दे दिया है और इस ग्राफ में यहाँ स्पीड दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्वेश्चन में लिखा हो। देखो अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता ना तो ये गलत हो जाता, उसका मैं रीजन बता दूं गलत हो जाता है, क्योंकि तुम इस पॉइंट पे देख लो, किसी एक टाइम पे, ये वाले टाइम पे देखो 0.4 पे देखो, 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड में बी की स्पीड ये रही, सी की स्पीड ये रही, ए की स्पीड ये रही, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हुई? एक ही।
एक ही हुई सबसे ज्यादा स्पीड, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होता ही नहीं। आ रहा है समझ में? तो इसलिए ये जो फिगर में उसने स्पीड लिख दी है ना वो गलत लिखी हुई है। तुम क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिख रखा है फिगर शो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब सही है, अब हमें स्लोप निकालना है, तो जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, तो जाहिर सी बात है एंगल बी का ज्यादा है, एंगल बी का ज्यादा है। देखो इनका कम है, इसका भी कम, तो बी का एंगल ज्यादा है, तो बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, बी की स्पीड हाई है, करेक्ट। अब समझ में आया? आया समझ में? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी बाय द टाइम इट पासेस सी इज 4.5 किलोमीटर। कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, कह रहा है बी ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कब? जब ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है सी को। तो बताओ बी सी को क्रॉस कहाँ कर रहा है? बी बी सी को क्रॉस यहाँ कर रहा है, पी वाले पॉइंट पे। तो कह रहा है इस टाइम तक जो डिस्टेंस कवर है, किसके डिस्टेंस कवर? डिस्टेंस कवर बाय बी, डिस्टेंस कवर बाय बी, डिस्टेंस कवर बाय बी। When cross C is 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। अब देखो मैं इस क्वेश्चन का आंसर, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग गेस कर लो कि कोई मुझे बताएगा ये डिस्टेंस कवर फ्रॉम बी टू सी, जब ये बी क्रॉस कर रहा है, जब ये बी क्रॉस कर रहा है, बी यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर कैसे निकालें? बस एक बार हिंट करो, आंसर तो चलो ठीक है, मैं एक बार मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार सोचो डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे ग्राफ से, जब ये बी सी को क्रॉस कर रहा है। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन स्पीड मिलेगी तुम्हें, स्पीड कैसे मिलेगी बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस ही तो निकालना है दोस्त। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस कहाँ दे रखा है? 4 का गैप है सब में। डिस्टेंस नहीं दे रखा है। चलो मैं बताऊं? यस सर। ओके देखो आपको करना क्या है, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? सब बट ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस। सॉरी हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सही कह रहे हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। लेकिन यार ये ग्राफ में पता भी तो नहीं चल पा रहा है, ये एनसीईआरटी में था क्वेश्चन, 1 सेकंड रुको बताता हूँ। सर कौन सा एटम का? नहीं यार एनसीईआरटी में भी रत्तम का है, लेकिन एनसीईआरटी में भी 1 सेकंड रुको। हाँ सर मिल गया मुझे। मिल गया। एक्चुअली में जो ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ग्राफ में उसने कट कर रखा होगा। हाँ ये देखो इसमें ग्राफ में बकायदा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दे रखा है, तो तुम आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी बताओ? यहाँ की डिस्टेंस ऐसे यहाँ पे ड्रॉप करके कैलकुलेट कर लोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाने की जरूरत है, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, तुम उसको ड्रॉप करके ले जाओगे ना, अपने आप पता चल जाएगा। 0.8 सेकंड पे है ये कर्व, 0.8 है या फिर जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है तुम्हारा 4 से और 6 के बीच में आएगा ये, ठीक है। ये आपका 6 पड़ेगा और 4 और 6 के बीच में आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो आसानी से कर्व पे देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉलम्स बने हुए हैं, ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक। एनसीईआरटी में अच्छा दिया हुआ है, तो वहां से कैलकुलेट करना आसान, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा अब थर्ड पे आ जाओ, तो इसका आंसर वही है, 4.5 किलोमीटर नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर 6 किलोमीटर 6 आएगा, 6 किलोमीटर पे आएगा, ठीक है। देखो हाँ करेक्ट है, 6 किलोमीटर पे आएगा, 4 पॉइंट नहीं है। जब तुम इसमें देखोगे ना, जब इसमें एनसीईआरटी में देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो 6 किलोमीटर पे जाएगा, 8 और 4 के बीच में, यहाँ पे जाके इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। ये फिगर मैंने सही नहीं बनाया है, लेकिन उसमें हो जाएगा, ठीक। आ रहा है समझ में? चलो थर्ड देखो, इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन कहाँ गया? थर्ड ऑप्शन तो मोबाइल में रुक जाता है। All the 3 lines A, B, C do not meet on the correct
सेम पॉइंट ऑन द रोड। कह रहा है कि तीनों पॉइंट एक साथ कभी मीट नहीं कर रहे हैं, तो सही है, तीनों पॉइंट एक साथ मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो ये जो है आपका ए और सी मीट कर रहा है पी पे, ठीक है, ए और बी मीट कर रहा है क्यू पे, सी और ए मीट कर रहे हैं आर पे, तो तीनों एक पॉइंट पे मूव नहीं कर रहे हैं। ऑल थ्री डज नॉट मीट सेम पॉइंट, ऑल थ्री डज नॉट मीट सेम पॉइंट। ये करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है व्हेन बी क्रॉस्ड ए, जब ये जो बी है ए को क्रॉस कर रहा है, जब बी ए को क्रॉस कर रहा है तो कहाँ क्रॉस कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे, क्यू वाले पॉइंट, यानी क्यू पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, व्हेन बी क्रॉस्ड ए, जब बी क्रॉस कर रहा है ए को, देन सी, उस टाइम पे जब बी क्रॉस कर रहा है ए को, देन सी इज एट 7 किलोमीटर, तब सी 7 किलोमीटर, तब सी 7 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, बी ए को क्रॉस कहाँ कर रहा है? क्यू पे, तो इस समय सी कहाँ होगा? इस समय सी कहाँ होगा? उसके लिए क्या करोगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक टाइम आ जाएगा, यानी इस टाइम पे सी की वैल्यू निकालने के लिए, इस टाइम पे सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे देख लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा, तो टेबल से आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जब तुम एनसीईआरटी में टेबल देखोगे आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, 7 आएगा इसका आंसर। हाँ 7 किलोमीटर है भी। ठीक है, तो इसके आंसर कौन कौन से सही हो जाएंगे? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। कॉन्सेप्टम आपको दिया है तो कॉन्सेप्टम में इसे फिगर बना के देना चाहिए था सही से, थोड़ा सा सही से बनाया नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग पूछें। सर भेज दिया ग्रुप पे। ओके, क्वेश्चन नंबर भी बता दो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, चलो ये भी एनसीईआरटी का ही है। चलो देखो, क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन नंबर इसका 27 है, कह रहा एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको दे रखा है, व्हाट इज रेडियस? 42250 किलोमीटर, इतना किलोमीटर इसकी रेडियस है। ठीक है, चलो इसमें मूव कर रहा है। कैलकुलेट स्पीड, आपको स्पीड बतानी, स्पीड ड्यूरिंग मोशन, आपको स्पीड बतानी, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, सच दैट इट टेक 24 आवर, 24 आवर टाइम लग रहा है, 24 आवर टाइम लग रहा है क्या करने में? एक राउंड रिवॉल्व करने में, कंप्लीटली एक राउंड कंप्लीटली रिवॉल्व करने में 24 आवर लग रहा है। छोड़ो, तो स्पीड की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ? स्पीड की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन Distance टाइम ही तो upon होती है, तो डिस्टेंस आपकी 2πr हो गई, और टाइम आपका 24 आवर हो गया। हो गया आंसर, ये आ गया। अब बस इसे आपको कट करना है सही से। ठीक है, तो 2 हो गया, 2 के साथ साथ 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 42250 हो गई, अपॉन 24 हो गया, तो यही आंसर आएगा इसका, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया वही समझ तो में? नहीं हो रहा सर। अच्छा सॉल्व नहीं हो रहा है, लो 2 से कट कर दिया हमने 12 आ गया, 12 को कट कर दिया हमने 6 आ गया, यहाँ आ गया 11, तो एक हो गया 11 के बाद हो गया 42250 अपॉन स्टिल आया उसका 7 के साथ साथ आ गया 6। ठीक है, देखो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है जब आपको आंसर सही जल्दी से लाना हो तो। ठीक है, मैं बताता हूँ अप्रोक्सीमेशन कैसे ले सकते हो। तो चलो पहले तो इसे तुम 7 से कट करो, 7 से इसे कट करो, देखो आंसर कितना आता है। 7 6 या 42, ठीक है, और 7 3 जा 21, ठीक, फिर बचा आपका 40, 7 5 जा 35, और 7 7 जा 49, 635.7 आ जाएगा। कंप्लीटली कट नहीं करेगा। देखो यहाँ 35 आया, जब 50 को कट कर रहे थे तो 35 आया, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, और 5 रिमाइंडर बच जाएगा, डेसिमल लगाओगे 50 बढ़ेगा, तो 7 बार में 49 होता है, तो नियरली हम पहुंच गए उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू की तरफ। आया समझ में? और अप्रोक्सीमेशन में आपको बता दूं इसमें, और थोड़ा सा क्लोज करके बता दूं। 6035.7 आना चाहिए। हाँ 603, हाँ वेरी गुड, सही है, करेक्ट बताया आपने, सही किया, वरना ये आंसर गलत हो जाता। ठीक है, चलो ये माइनर मिस्टेक है, कई बार हो जाती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, ये कभी कभी ही अकर करती है। ठीक है, अच्छा आप देखो 11 के साथ साथ 6035.7 अपॉन 6 है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं ना, हल्का सा जो डेसिमल की कैलकुलेशन होती है ना, उसमें थोड़ा सा माइनर चेंज कर सकते हैं अगर आपको आंसर लाना हो।
अब मुझे एक चीज दिख रहा है 35.7, अगर ये 36 होता तो ये कंप्लीटली कट जाता, तो मैं वही करूंगा, मैं इसे 3036 कर दूंगा अप्रोक्स में आंसर लाने के लिए, ये कट जाएगा, कट के आंसर आ जाएगा 1006, ठीक है 1006 आ जाएगा इंटू 11, ये आ गया, 11 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 बार लिख देना, यही होता है, 6 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? सर इसको 24 से डिवाइड क्यों करा? नहीं, अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है ना, क्योंकि डिस्टेंस, क्योंकि ये आप सैटेलाइट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। Yes, अब sir. देखो ये आंसर आ चुका है, ये 11,000, तो 11 पॉइंट या कह लो या फिर 1 पॉइंट कह लो, 1.1 कह सकते हो इसे, तो 1.1 कहोगे तो डेसिमल को लास्ट से कितने प्लेस पे लाना पड़ा? 1 2 3 4 प्लेस पे लाना पड़ा, तो 1.1 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आया समझ में? तो इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और पूछो इसके नीचे वाला। इसके नीचे अभी तो, अच्छा, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, तो एक बॉल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट का मतलब ऊपर, ठीक है, 98 मीटर पर सेकेंड से, 98 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा पहले मुझे यही बता दो कि ये कितने सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा? 10। 98 में से 9.8 सब्ट्रैक्ट करना है धीरे धीरे करके, 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड में फाइनल 10 सेकंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच लाइन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो अगर 10 सेकंड ऊपर जाने में है तो 10 सेकंड नीचे आने में 20 सेकंड हो गया इसका आंसर। नहीं आया समझ में? सर 10 सेकंड कैसे आया? अब मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने असल में डायरेक्टली कर लिया, चलो कोई बात नहीं। ऊपर अगर वेलोसिटी जा रही, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, और डिक्रीज करने वाला कौन है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्रेविटी। माइनस जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से कट करती है ग्रेविटी, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो चलो हमें टाइम निकालना है ना, कितने टाइम में ये ऊपर गया, कितने टाइम में कोई ऊपर जाता है? 60 साल। चलो कितना? चलो कोई बात नहीं, v बाई जी कहाँ लगता है, तुम अपना v बताओ। U by G सर हाँ तो अपना u बताओ ना, कब ऊपर जाओगे? 9.8। तुम्हारा भी u 9.8 है। मरने की बात कर रहा था मैं। चलो अच्छा देखो, तो फाइनली हमें टाइम निकालना है ना, एट व्हाट टाइम यू कैन रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम बताना है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में देखो, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है 98, फाइनल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है 9.8 माइनस के साथ, ठीक है। तो जब 3 क्वांटिटी पता है, आपको चौथी निकालनी, चौथी कौन सी? टाइम। तो ऐसा फॉर्मूला लगा दो जिसमें तीनों आते हैं, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 9.8, आपको पता है फॉर्मूले में ये नेगेटिव रखना है, माइनस 9.8, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो 9.8 इंटू टी बराबर 98 हो जाएगा, और टी कितना आ जाएगा? 98 अपॉन 9.8, तो कट के आंसर आ जाएगा 10। तो 10 सेकंड में तुम ऊपर गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैंने अभी बताया था कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, तो 10 में ऊपर गए, 10 में नीचे आए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 20 सेकंड, 10 + 10 20 सेकंड। नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। हाँ ये चीजें समझ लो, ये चीजें थोड़ा समझ लो कि भाई अगर नीचे से तुम, जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसे कह देता हूँ कि ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया 200 मीटर पर सेकंड से, 200 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में? तो फॉर्मूला मत लगाया करो, मन में किया करो डायरेक्टली कि भाई ग्रेविटी 10 की स्पीड से वेलोसिटी को कम करेगी। देखो पहले सेकंड में क्या होगा, ये 200 कन्वर्ट हो जाएगा 190 में, फिर दूसरे सेकंड में क्या होगा, 190 कन्वर्ट हो जाएगा 180 में, तो 10-10 कम हो रहा है, तो 20 तुम हो ये जाएगा। बताओ ना कितने टाइम में ये कम 0 हो जाएगा? 20 सेकंड। 20 सेकंड में ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब ये वेलोसिटी 0 हुई तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ बताओ, और क्वेश्चन किया तुमने? सर ग्राफ का ऑप्शन बता दीजिए कौन सा? जो PYQ में आया। पी वाई क्यू में जो आया है, ठीक है। सेकंड चलो ये देखो,
विच ऑफ द 20. फॉलोइंग ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 16 बता दें। सर 20. 20 सर ये बता दीजिए। ये वाला भी चलो। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मैं बता देता हूँ, सारी बता देता हूँ। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मैंने बताया ना टाइम स्क्वायर का पैराबोला बनता है। ठीक है, अब पैराबोला देखो, ये तो है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब इस तरफ से बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला इस। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब Yes, मैं sir. ग्राफ पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना एक डाउनवर्ड पैराबोला भी बनता है। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है? जब टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ टी है ना, यहाँ एक्स नहीं ना है। एक्स एक्सिस होती तो एक्स स्क्वायर की बात करते, यहाँ तो टी है। तो जब ये नेगेटिव होगा ना तब ये इस टाइप का आएगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ नहीं सकता। दो ऑप्शन बचते हैं, एक ये एक ये, यही तो है। आ रहा है समझ में? अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट माना जाए? जरा ये बताओ, इस फॉर्मूले में अगर तुम टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 0. माइनस में। नहीं, 0 ही आएगी। 0 पे 0 आएगी ना, देखो 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 0 सेकंड पर डिस्टेंस हमारी ये है, तो गलत हो गया ये सही हो गया। 0 पे 0 तो ये है ना, नहीं आया समझ में? सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा, ये दोनों गलत कैसे हुआ, ये समझ में आया? सर ये भी समझ में ना आया। नहीं, ये तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव। देखो मैं क्वाड्रेटिक से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे ना, तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैंने बताया था जो पैराबोला ऊपर की तरफ जाता है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और जो पैराबोला नीचे की तरफ जाता है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से यहाँ x तो है नहीं, x के प्लेस पे t है, तो जिसमें t स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और जिसमें t स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा उसमें ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या? जो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई है। t स्क्वायर से मल्टीप्लाई आपका एक्सीलरेशन है, तो यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है, यहाँ एक्सीलरेशन नेगेटिव। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ ये वाला सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला। अच्छा, यहाँ भी ऊपर जा रहा है, यहाँ भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, ये एक गलत हुआ अभी। अच्छा, ये वाला लीनियर है। लीनियर का मतलब समझते हो? लीनियर का मतलब एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम का स्क्वायर नहीं। लीनियर ग्राफ है ना, अब हमने पढ़ा है ना, लीनियर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, इस वजह से ये गलत हो गया। ये हो ही नहीं सकता, यहाँ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक आना चाहिए। अब एक क्वाड्रेटिक ये है, मतलब एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है। लेकिन अब हमें कैसे समझ में आएगा कौन सा करेक्ट वाला पैराबोला है? तो टाइम देखो, जब टाइम तुम्हारा 0 है ना, तो 0 टाइम जब तुम इस फॉर्मूले में पुट करोगे, 0 टाइम पुट करो, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, तो डिस्टेंस तुम्हारी 0 आ जाएगी। तो 0 पे 0 आना चाहिए, और ये कह रहा है 0 पे s, 0 पे समथिंग एक वैल्यू आ रही, 0 पे ग्राफ यहाँ कट रहा था, ये है देखो 0 पे 0। ऑप्शन ए करेक्ट है। नहीं आया समझ में? आगे सर। चलो अब मूव कर जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखो 2012 एंड 13, ये वो वाला क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ए इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, सी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। इसमें देखो कह रहा है 3 कर्व है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? फाइंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, सो द ग्राफ इज चूज द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है कि ग्राफ जो करेक्ट आंसर बता रहा है। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा? स्पीड, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। एक कर्व तुम्हारा यहां से है, एक कर्व तुम्हारा यहां से है, एक कर्व तुम्हारा यहां से, तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? जिसका B का। एंगल ज्यादा, बी का ज्यादा है, फिर सी का है, फिर ए का है, तो बीच फास्टेस्ट ना, बीच फास्टेस्ट। समझ में आ रहा है? एक तो बिल्कुल गलत हो गया, कह रहा सब सेम स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहे थे पर अलग अलग क्यों बन रहा है? हो गया। अच्छा इस पे आ जाओ, क्वेश्चन भेजा है। 1 सेकंड बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ? तो स्पीड टाइम ग्राफ कौन नहीं हो सकता? ठीक है
बताओ स्पीड टाइम ग्राफ कौन? B. देखो स्पीड डिक्रीज तो कर सकती है, ये वाला ऑप्शन सही है, स्पीड डिक्रीज कर सकती है, सही है, स्पीड डिक्रीज कर सकती है, सही है। B ये देखो है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ही टाइम पे दो स्पीड, जीरो ये पे वाली डिस्टेंस स्पीड बढ़ भी, गई। ये वाली स्पीड, तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक टाइम पे दो अलग अलग स्पीड पॉसिबल नहीं, एक स्पीड ये भी, एक स्पीड ये भी, यानी v1 भी v2 भी, तो एक टाइम पे दो अलग अलग स्पीड पॉसिबल नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमने ग्राफिकली बता दिया। द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो, पहले यूनिफॉर्म मोशन से समझो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपकी क्या हो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो। कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है वेलोसिटी रैंडमली चेंज हो रही है। वेलोसिटी रैंडमली जब चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा होगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बदल रही हो। देखो यहाँ इनको लिखना चाहिए था नालायकों को कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो ये भी आ जाएगा, सी और डी भी आ जाएगा, इसमें भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हो रही है नहीं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो देखो ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है, यानी यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो ये यूनिफॉर्म मोशन, ये कैसा हुआ, यूनिफॉर्म, ठीक। अच्छा यहाँ क्या है, वेलोसिटी और टाइम का स्ट्रेट ग्राफ है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। लीनियर है तो लीनियर है तो इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप क्या दे देगा, इसका स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम स्लोप एक्सेलरेशन देता है। थीटा हर जगह सेम है तो यानी हम कहेंगे स्लोप जो है सेम होगा, स्लोप सेम, और अगर स्लोप सेम होता है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक बार तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर वैल्यू, अगली बार एक्सेलरेशन चेंज हो गया, स्लोप बदल गया, फिर स्लोप बदल गया, फिर स्लोप बदल गया, यानी यहाँ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बार बार, समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का चेंज होना, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये आ जाएगा आंसर आपको। ये समझ में आया, बोलो। यस सर। हो गए मेरे ख्याल से, ग्राफिकल वाले तो सारे ही हो गए, एक ही तो बचा है ना, 20वां 20वां। Velocity time graph of a runner is shown below. Calculate the distance travel. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके फाइनली एंड हुआ, ठीक है, ऐसे मोशन पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे, ये रनर इस तरह से मूव किया, ठीक है, इस तरह से नहीं। तो बाकी सारी चीजें बेकार है, बस इतना जानो डिस्टेंस ट्रेवल होती क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है वो होती है तुम्हारी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, यही तो होता है। तुम्हें बस एरिया कैलकुलेट करना है पूरा, तो एक तो एरिया तुम ऐसे निकाल लो, ये ट्रायंगल तुम्हारा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ बेस, बेस आपका 2 है, और हाइट, हाइट आपकी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 तक गई है ना, 8 तक, ये देखो 8 तक गई है, यहाँ विजिबल नहीं होगा, आप लोग के पास बुक में विजिबल होगा, 8 तक गई है तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट कर दोगे 8 मीटर आ जाएगा, तो यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल 8 आ गया। अब उसके आगे ये देखो ये रेक्टेंगल है या नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल है, देखो ये रेक्टेंगल स्क्वायर, हाँ मतलब जो भी रेक्टेंगल इज आल्सो स्क्वायर, तो 2 से लेकर 10 तक 8 हो गया, और 8 तो 8 8 64 हो गया, 64। अब फिर यहाँ एक छोटा सा रेक्टेंगल 10 से लेकर 12 तक 2 हो गया, और हाइट ये हो गई 4, ये हाइट 4 हो गई, तो इसमें भी ऐड कर दो 8। उसके बाद ऊपर एक ट्रायंगल है, ऊपर एक ट्रायंगल 1/2 टाइम्स ऑफ बेस 2 है और हाइट 4 है, 2 से 2 कट के 4 आ गया, तो इस सबको सम कर लो, 8 8 और 64, 8 8 16, 16 और 64 80, 84 आ जाएगा आंसर। मेरा तो 84 आ रहा है, देख लो, हो सकता है विजिबल नहीं है, मैंने हो सकता है माइनर मिस्टेक की हो कहीं, आंसर लेकिन आपका ऐसे ही आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल आपको ग्राफ निकालना है, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, और हमने पढ़ा है इसके बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं आपको ये क्या है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक रनर का,
कि रनर अपनी स्पीड को ऐसे ऐसे चेंज कर रहा है, पहले उसकी स्पीड 0 थी, उसने स्पीड को बढ़ाया धीरे धीरे करके उसकी स्पीड को 8 तक लेके गया, ठीक है। 8 तक ले जाने के बाद फिर उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट रखने के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज की है, डिक्रीज करने के बाद फाइनली वो कहाँ आ गया, रेस्ट पे, यहाँ आ गया, यहाँ आके रुक गया, ठीक है, रेस्ट कर। तो आपसे कहा गया कि इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, तो हमने ये पढ़ रखा है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है, एरिया यानी जो भी ग्राफ है आपका, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ आ रहा है, तो इस ग्राफ का जो टोटल एरिया है ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ही डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपको बस इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। ओके, आया समझ में अंजू? यस सर। हाँ, बस उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है? टाइम तो वैसे बहुत हो चुका। सर ग्रुप पे भेजे हैं 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तुमने भेज दिए? अच्छा, सर 3 वाला। इसी में थर्ड? यस सर। अच्छा, वेट बताता हूँ। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर, ठीक है, बताता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर एंड वेक्टर आर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, वैसे ही तो ये परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पार्टिकल इज नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो वेलोसिटी चेंज। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, ठीक है, अभी बता देता हूँ थर्ड वाला क्वेश्चन बताने के बाद, ठीक है। आके चलो देखो, थर्ड देख लो एक बार, फिर मैं बता देता हूँ। कह रहा अब्दुल है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट हिज एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर, यानी स्कूल जाते हुए उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along same route there will be less traffic, average speed 30 किलोमीटर पर आवर, यानी गया 20 से है, आया 30 से, ठीक है। तो आपको उसकी एवरेज ट्रिप निकालना है, एवरेज ट्रिप यानी एवरेज वेलोसिटी। तो देखो मैं बताऊं, ये जो अब्दुल की ट्रिप वाला क्वेश्चन है हमने लगाया है ऑलरेडी। ए से लेकर आपका स्कूल गया अब्दुल, ठीक है, स्कूल गया 20 किलोमीटर पर आवर से, और वापस आया 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से, गया है 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें दिया नहीं तो हम कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज हमने मान लिया x, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x, तो x प्लस x गया है और x वापस आया है, तो x प्लस x 2x हो गई टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब टाइम निकालना है, टोटल टाइम, तो एक जाने में टाइम और एक आने में टाइम। जाने में कितना टाइम लगा होगा? x गया था 20 की स्पीड से, तो जाने में टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जाने का टाइम हो गया, और वापस आने का टाइम x अपॉन 30। ये चीज समझ में आई? नो सर। नो सर, तुमने क्लासेस नहीं की है क्या? ये एवरेज वेलोसिटी की क्लासेस नहीं की थी? नहीं सर। तो यार जब क्लासेस नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगी? ये हमने ऑलरेडी वहां डिस्कस किया था। चलो मैं बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखो, एक ए है, एक पॉइंट बी है, जिसको उसका स्कूल है, ठीक है। ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट मूव किया है, ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट मूव किया है विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से मूव किया। अब फिर वो वापस आया है, वापस आया 30 किलोमीटर पर आवर से। हमसे कहा गया है कि आप क्या करो, उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, समझ में आ रहा है? तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें? तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा करो, मान लो कि एवरेज अब्दुल के जो घर से उसके स्कूल तक की जो दूरी है वो x है, x दूरी वो गया है, x दूरी वापस आया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जितना गया है प्लस जितना वापस आया है, x प्लस x। इतना समझ में आया? बताओ। यस सर, 2x। अच्छा, अब बताओ टाइम निकालना है, 2 टाइम और टोटल टाइम लिखना है। तो टोटल टाइम 2 ही टाइम तो है, एक वो टाइम जितने में वो गया है, एक वो टाइम जितने में वो आया है। तो जाने में कितना टाइम लगा होगा? गया 20 की स्पीड से था, 20 की स्पीड से। तुम खुद बताओ,
20 किलोमीटर की स्पीड से अगर तुम जाते हो तो 40 किलोमीटर जाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 20 की से जाते हैं हाँ, और 40 किलोमीटर जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो 2 घंटे लगेंगे अगर कैसे 20 निकाला? में। कैसे निकाला? जो 40 किलोमीटर आवर है उसको 20 से डिवाइड कर दिया, यानी आंसर आया 2। ऐसे ही तो Yes, sir. निकाला। तो ये 40 क्या है? डिस्टेंस। उसी तरह से यहाँ भी जाने वाला डिस्टेंस x है, x को 20 से डिवाइड कर दो तो आएगा टाइम, और उसी तरह से वापस आने में टाइम। x डिस्टेंस है, आए 30 से हो, डिवाइड कर दो, आ गया टाइम। दोनों को सम करके लिख दो, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? इसे सॉल्व कर लो बस। इसे सॉल्व करोगे x अपने आप कट जाएगा, कट के आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है, देखो 2 टाइम्स ऑफ 1/20 प्लस 1/30। x जब कॉमन लोगे तो कट जाएगा, ठीक? ओके, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं जरा इनका क्वेश्चन बता दूं। सीक्रेट सुपरस्टार, ठीक है। 25, क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, तो इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी वेक्टर, यानी उसकी वेलोसिटी का जो वेक्टर है, तो वेलोसिटी आपको पता है, अगर इस डिस्टेंस पे बात करोगे तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, और सर्कुलर पाथ में मूव करते समय ना ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होता है। समझ में आ रहा है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होता है। आया समझ में? अच्छा, आकिब तुम्हारा ये क्वेश्चन था, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस बात पे एग्री करते हो कि जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ एक्सेलरेशन होता है? बताओ। पता है नहीं। नो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी किस तरफ चेंज होती है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरफ तुम फोर्स लगाओगे उस तरफ वेलोसिटी चेंज होगी, यानी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा? यस सर। ऐसे ही तो होगा यार। अब मान लो यार तुम कार रखी हुई है, कार को तुम पीछे से पुश कर रहे हो, तभी तो आगे गाड़ी जा रही है, तो तुमने आगे की तरफ फोर्स लगाया, गाड़ी आगे गई। बैट ले लिया तुमने, बैट बैट से तुमने एक बॉल को हिट कर दिया, बॉल उड़ गई उसी डायरेक्शन। आ रहा है समझ में? तो उसी डायरेक्शन में हिट किया था तभी तो उस डायरेक्शन में गई। तो जिस तरफ फोर्स अप्लाई किया जाता है ना उस तरफ एक्सेलरेशन हो जाता है। अब एक बार इमेजिन कर लो कि तुमने एक जानवर पकड़ रखा है और उसे रस्सी से बांध रखा है, ठीक? आ रहा है समझ में? अब तुम सेंटर में आए, ठीक है। अब तुम उसे अपनी तरफ खींच रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो आना नहीं चाहता जानवर, तो वो क्या करने लगता है? अपनी तरफ खींचेगा। क्या? अपनी तरफ खींचेगा। ना, मैंने तो जहां तक देखा है, एक आध बार हमने भी पुल किया है, वो गोल गोल घूमने लगते हैं, बहुत हाँ तेजी वो से भी होता है। होता है ना। तो उसको कवर करने के लिए घूमते हैं। इवन तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा अर्थ एक प्लेनेट है, मून एक प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट नहीं है वैसे, मून है, ठीक। तो ये अर्थ है तुम्हारा, ये मून है। अर्थ मून को क्या कर रही है? पुल कर रही है। समझ में आ रहा है? अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर। मून उससे बचना चाहता है, तो मून उससे बचने के लिए क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है अराउंड द अर्थ। उसी तरह से तुम्हारा सन है, सन अर्थ को पुल कर रहा है। समझ में आ रहा है? अर्थ बचना चाहता है तो अर्थ क्या करने लग रहा है? सन के अराउंड मूव करने लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तुम सब में देखोगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स से बचना चाहता है तो उसके चारों तरफ सर्कुलर फोर्स में रिवॉल्व करने लगता है। आ रहा है समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लग रहा होगा, और टुवर्ड द सेंटर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। आ रहा है समझ में? तो वेलोसिटी तुम्हारी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। दीज आर परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन इनको यहाँ पूछना नहीं चाहिए था, अब तुमने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये हम फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं अच्छे से। आया समझ में? पहला क्लियर हो गया? बोलो, यस सर। क्लियर हुआ ये कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, सर्कुलर यस होते सर, यस सर। हैं। ठीक है। एक बार और अब समझा दीजिए। नहीं, अब एक बार और नहीं बताऊंगा, ये आउट ऑफ सिलेबस वाला पोर्शन है। चलो अच्छा ठीक है, बता दे रहा हूँ। ये देखो, मैं ये कह रहा था कि जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही वाला है, जानवर वाला एग्जाम्पल, कि एक बैल है मान लो, ठीक, ठीक।
जानवर। चूहा से तो क्या हुआ? क्या हो गया? सही नहीं बनाए क्या? 5 पेयर बना दिए। 5 नहीं 4 है, ये पूछ के नालायक। अब सही है। चलो ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, तुमने कहा कि चलो खेत में चलो, खेत कोड़ना है, और ये कह रहा नहीं हम नहीं जाएंगे, ये भागने लगा। ठीक है, तुमने जिद पकड़ ली कि नहीं इधर आओ, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ घूमने लगेगा। बहुत तेजी से घूमते हैं ये, बहुत ही तेजी से। ठीक है, आ रहा है समझ में? इवन कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने इसे क्या किया है, पेड़ में बांध के आए हो, ऐसे पेड़ में बांध के आए हो। ठीक है, ठीक, और तुम यहाँ उसे खोल ही रहे होते, लेकिन इसको डर इतना लगती है तुमसे कि बहुत तेजी से घूमता है, और तुम्हें ये रस्सी से बांध देता है यहाँ चारों तरफ घूमते हुए। तो पहले वो बधा हुआ था, अब तुम भी बधे हुए हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो तुमने फोर्स इस तरफ लगाया, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए फोर्स इस तरफ लगाया, यानी एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। मैंने बताया ना, गाड़ी को, अगर एक गाड़ी है, गाड़ी भी ऐसी ही बन गई, चलो मान लो, तो गाड़ी को इस तरफ से तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो गाड़ी इसी तरफ जाती है, एक्सेलरेशन गाड़ी में उसी तरफ होता है, जिस तरफ फोर्स उस तरफ एक्सेलरेशन। तो अब इस तुम बैल पे तुमने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया है, लेकिन इससे बचने के लिए इस तरफ मूव करने लगा। समझ में आ रहा है? इससे बचने के लिए, तो एक्सेलरेशन अगर इधर होता है तो वेलोसिटी वेक्टर इधर होता है, सर्कुलर मोशन में। आ रहा है समझ में? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, वेलोसिटी वेक्टर किसी एक पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंटर में ही तो रहता है ये मेन। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, कहने का ये मतलब। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जो इसमें था, इन्होंने पूछा है जो, और कौन सा क्वेश्चन तुमने पूछा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा है देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब देखो, ये पॉसिबल है, ये वेलोसिटी हो, ये टाइम हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट नहीं है तो कर्व होगा इस तरह से। स्ट्रेट नहीं होने का मतलब कर्व ही तो होगा। ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्ट्रेट होना, ये स्ट्रेट है, ये आपका कर्व। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यानी कर्व। ठीक है, उसके बाद उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, एक्सेलरेशन 0 होगा, दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तीसरा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, चौथा एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, वेरिएबल हो। बस एक्सेलरेशन कैसे बताओगे भाई? स्लोप से बताओगे, स्लोप इसका और एक्सेलरेशन बताएगा, स्लोप। हाँ बस हो गया। तो स्लोप बदल रहा है यानी एक्सेलरेशन बदल रहा है, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू क्वांटिटी इज गिवन इन द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एरिया आया है मीटर पर सेकेंड, एरिया आया है मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें पता है एरिया अगर मीटर पर सेकेंड आया है ना, तो एरिया वेलोसिटी आई। एरिया क्या आई है? वेलोसिटी। एरिया क्या है? वेलोसिटी। कौन सी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेलोसिटी आता है? एजुकेशन टाइम। एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम। यानी ये जो ग्राफ रहा होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम रहा होगा। याद करो, मैंने लास्ट में ग्राफ में यही बताया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया वेलोसिटी आती। तो इसका 4 ऑप्शन है, स्पीड वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। आ गया समझ में? सभी आपको ऑप्शन में बताना। क्वेश्चन ये पूछा है कि एरिया अंडर द कर्व, एक कोई कर्व है, उस कर्व का एरिया अंडर द कर्व की यूनिट जो है ना मीटर पर सेकेंड। तो 4 ऑप्शन दिए गए कि बताओ वो कर्व कौन सा है, बताओ वो कर्व कौन सा है। पहला, स्पीड वर्सेस टाइम, दूसरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तीसरा डिस्टेंस वर्सेस टाइम, चौथा वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, चलो हो गया ना क्वेश्चन? अब तो क्लियर हो गया। यस सर। फिर एक भेजा मैंने आपको। वैसे तुमने भेज दिया। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 62 और 66 एक ही है वैसे दोनों। 62 66 दोनों एक ही हैं? ना है तो सेम वो लगेगी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी बताओ। एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ सिलेबस से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, या बता ही दो।
मैं बता ही पता दो जब आ गया तो। अगर सिलेबस से बाहर है। एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा होती है, ठीक है? नहीं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा, तो इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी आता है v बाई आर, v बाई आर। लीनियर वेलोसिटी अपॉन आर को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि एंगल स्वैप करने वाली वेलोसिटी, यानी यहाँ डिस्टेंस जो ली जाती है ना, डिस्टेंस, वो एंगल वाली डिस्टेंस ली जाती है, यानी 360 डिग्री, यानी यहाँ डिस्टेंस डिग्री में आता है। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, 2 पाई, ठीक है? नहीं भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है? चलो, ठीक है? तो एंगुलर, मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन 8 बजे से क्लास भी तो है, नेक्स्ट क्लास इसके जस्ट बाद, 3 मिनट बचेगा, ठीक है? चलो, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब एंगल को स्वैप करने वाली वेलोसिटी। तो एंगल स्वैप का टोटल एंगल कैसे स्वैप हो सकता है? 360 डिग्री। तो एंगल स्वैप अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? आ रहा है समझ में? नहीं आया समझ में? अच्छा ये याद हो गया अब थोड़ा इसमें क्वेश्चन देखो क्या रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड क्लॉक। तो सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड के बारे में जरा मुझे बताना कि सेकंड हैंड 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने देर में करता है? 24 आवर, अच्छा, नहीं 60 मिनट्स, सेकंड आवर 1 1 मिनट के hour। अंदर, 1 मिनट एक के मिनट। अंदर पूरा मूव कर जाता है। तो सेकंड हैंड मतलब सेकंड हैंड, सेकंड वाली हैंड, 1 बड़े 2 वाले। 3 4 5 6, ये वाली। अरे यार, आवर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है, सतीश मुझे बोल रहा ये है वाली है, हाँ ये घड़ी वाली वाली। सेकंड हैंड वाली। क्या हुआ? क्या हुआ? सर हम दूसरा वाला सेकंड समझ रहे थे, लेकिन ये नहीं, ये सेकंड हैंड वाला सेकंड हैंड, ठीक है? चलो खैर, तो सेकंड हैंड 360 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगाएगा? आपको पता है 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड आपको नीचे रखना है। अब वो एक और बात होती है कि एक तुमने यूनिट देखी होगी यहाँ, रेडियन। तो रेडियन बेसिकली हम किसको बोलते हैं? जब तुम थीटा को पाई के फॉर्म में लिखते हो, तो बस इस एंगल को पाई के फॉर्म में लिख दो, इस एंगल को पाई के फॉर्म में लिख दोगे, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, इतना रेडियन आ जाएगा। तो 2 से कट करोगे 30 आ जाएगा, यानी पाई बाई 30 इज द आंसर। अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ तो गया। हाँ, तो सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड का मतलब अपन नहीं पता था। अच्छा, बाकी बाकी पता था? वैसे आगे फॉर्मूला याद है तो आ गया। हाँ बस सही है, बस इतना याद रहे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.9 एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगल कितना स्वैप हो रहा है टी टाइम में। चलो, अब बस अब जा रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर से एक क्लास लेके बता दूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स सेकंड क्लास होगी, ओके? ओके सेकंड क्लास सर। नहीं, सेकंड चैप्टर होगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। फिर कौन सा बुशरा चैप्टर गौहर, होगा? इसका क्वेश्चन तो रह ही गया यार, अभी देखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बता दूंगा। हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? नो सर। ओके, ठीक है।